उनका पेमेंट बहुत जल्द प्रक्रिया में हो सकती है, थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन पाई पाई पैसा उन श्रमिकों का बहुत जल्द दे दिया जाएगा। हर्षमित। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक सवाल पॉइंटेड यही पूछना चाहती हूँ कि बहुत बढ़िया स्कीम है, लेकिन जहां जहां इस स्कीम का राज्य सरकारें मिसयूज कर रही हैं, मेरे राज्य में पंचायत के थ्रू जाने के बजाय अपने बंदे बैठा के वो सीधा पैसा अपने मनधड़ंग लोगों को दे रहे हैं। मेरे पास ये एक चिट्ठी है, जो चिट्ठी गवर्नर साहब से, प्रधानमंत्री साहब से लेके इधर मंत्री साहब को भी, ये सिंगेवाला गांव है मेरे लंबी ब्लॉक में, सर आपको हैरानी होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो खेती-बाड़ी मंत्री है वो सर्टिफिकेट बना के, मैडम पोस्टर नहीं दिखा दे, पोस्टर नीचे रखो सर, ये आपको देने के लिए पोस्टर नीचे देखो। अच्छा, मुझे मत देते, टेबल पे देते हैं, आप सीनियर हो। हाँ। ये भी क्योंकि ये चिट्ठी मंत्री जी को भेजी है, गवर्नर साहब को भी, सर वो एक सर्टिफिकेट बना के मुख्यमंत्री पंजाब का और खेतीबाड़ी मंत्री अपनी फोटो लगा के गरीबों के घरों में जाके उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो इसके बारे पंचायत को कुछ नहीं पता, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना में इनकी फोटो कैसे लग सकती है, और ये बीडीओ के दफ्तर से हो रहा है। इसके बारे में जो चिट्ठी लिखी है, इस तरह से मिसयूज जो हो रहा है, मनरेगा के फंड्स बाईपास पंचायत को, इलेक्टेड पंचायत को की जा रही है, घरों में अपनी फोटो छपा के, तो उसके बारे में कंप्लेंट में जो मिसयूज है उसके बारे में क्या एक्शन लेते हैं मंत्री जी, लेंगे कि नहीं? ये मुझे प्लीज जानकारी भी दें और जवाब भी दें कि क्या एक्शन लेंगे कि स्टेट सरकारें जो आपकी स्कीमों का मिसयूज करती है, इलेक्टेड पंचायतों को बाईपास करके वोट अपना लेने के लिए अपने लोगों पे, गरीबों को मिसयूज करती है, शोषण करती है, उसका आप क्या करेंगे? थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां जहां दिशा निर्देशों का पालन नहीं होगा, राशि का मिसयूज होगा, नियमों का उल्लंघन होगा, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम टीम भेजेंगे, जांच करेंगे और जांच करके कार्रवाई करेंगे। कल्याण बनर्जी। Sir, repeatedly last 3 years we are saying about that the benefits of the Manrega is not being extended to the West Bengal. Answer of the honorable ministers are consistently is that this is a minister who has made you minister. Who has made you minister? Sir, आपको नहीं, आपको पीछे, आपको नहीं, आपको पीछे, आप प्रश्न पूछिए, आप डिबेट नहीं करें। Now the constantly we have the stand which has been taken by the ministry that there are fraud cases are there of 25 lakhs, and we are repeatedly saying you take immediate steps in this matter. We don't have any objection. You initiate criminal proceeding. You arrest them. We don't have any difficulties. But taking the name of 25 lakhs false card, you can't stop the benefits to the 10 crores people of the West Bengal. Sir, my question is, whether will you implement or not implement? If there is a corruption, why you are not taking them into the custody? Why you are not taking steps? But you can't say that it will not be believed. Giriraj Singh, this is not accepted. You are a central minister. You are behaving like this. You are behaving like this. What is this? Therefore, you can't accept. No. Why Giriraj Singh will pass the comment? Don't do this thing. Don't do this thing. ये ऐसे कैसे बोल सकता है? ये ऐसे नहीं बोल सकते अध्यक्ष जी, आप हौसला दीजिए, ऐसे नहीं बोल सकते, ये संसदीय कार्य ऐसे नहीं बोल सकता, आप हौसला दीजिए। अध्यक्ष जी, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब क्वेश्चन आवर चल रहा है और कोई आपने किसी सदस्य को अलाउ किया बोलने के लिए, वो क्वेश्चन ही पूछे ना, आपको मंत्री किसने बनाया? ये कौन होते हैं जी कहने वाले? और एक मिनट मैं व्यस्त हूं। माननीय सदस्य, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी कोई विषय हो तो आपस में टिप्पणी करना बंद कर दें, व्यक्तिगत। नो प्लीज, आप ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे थे। एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट प्लीज। माननीय सर प्लीज, प्लीज माननीय प्लीज, प्लीज प्लीज
माननीय सदस्य, मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप बोलते समय शब्दों का चयन ठीक करें। आप ऑफिशियली बोल रहे हैं, नॉन ऑफिशियली कोई भी बोले, इधर से बोले उधर से बोले, उसकी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। ये सदन में आप मानो, कल हम मानो कोई सदस्य बोला आसन पे, ऑफिशियली बोला, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, इससे अनऑफिशियली टिप्पणी का जवाब देना छोड़ दें। आप भी छोड़ दें, आप भी छोड़ दें, ये तरीका ठीक। आप किसको ज्ञान देना, आप मत समझाओ ज्ञान देने का। हम चलो बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष कल्याण जी भाई, हो गया। कल्याण जी, ये आचरण ठीक लगता है आपको? कल्याण जी, ये आचरण ठीक लगता है? आप 5 बार के सांसद हैं। आप जवाब दीजिए, आप उनके बात करते, आप मत दीजिए किसी ने। अध्यक्ष महोदय, ये बार बार प्रश्न उठता है, पश्चिम बंगाल में धनराशि रोक दी गई है और प्रश्न पूछने वाले भी व्यक्ति एक ही होते हैं। मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं, एक ही प्रश्न इनका होता है कि बंगाल में धन का आवंटन क्यों रोका गया है। और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब केंद्र की टीमें जांच करने बंगाल गई तो हमारी योजनाओं का दूसरा नाम दे दिया। अगर जो कोई टेंडर हुआ तो उसको 2-2, 3-3 पार्ट में काट के उसको रीटेंडर किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी टीमें जो जांच करने गई उनके साथ अभद्रता की गई और जो टीमें ने जब रिपोर्ट किया तो वहां की धनराशि रोक दी गई। और ये मोदी सरकार है, ना किसी को खाने देंगे और जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, नहीं क्वेश्चन नंबर 163 श्री थरानिधन MS। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே வணக்கம். வாழ்க தமிழ். प्रथम किसान सम्मान निधि देते आप बैठ जाओ। आपकी पहले तबीयत खराब हुई, आप मत करो अपनी तबीयत खराब, बैठ जाइए। வாழ்க தமிழ். பிரதமர் கிசான் சம்மன் நிதி திட்டத்தில் விவரங்கள் மற்றும் அம்சங்கள் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகள் प्रोफेसर साहब बैठ जाइए। பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒத்தை தொகை மற்றும் இதுவரை செலுத்தப்பட்ட தவணைகளின் எண்ணிக்கை, பிரதமர் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளை கண்டறிந்து பதிவு செய்வதற்காக பின்பற்றப்படும் அளவுகோல்கள் என்ன, குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் கிராமப்புறங்கள் மற்றும் தொலைதூர பகுதிகளிலே உள்ள விவசாயிகளிடையே பிரதமர் கிசான் திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன மற்றும் இலக்கு பயனாளிகளை சென்றடைதல் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் என்ன என்பதை விளக்க வேண்டும். அதுபோல அதிக விவசாயிகளை சேர்ந்த அல்லது பிரதமர் கிசான் திட்டத்தில் கவரேஜ் மற்றும் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த ஏதேனும் கூடுதல் நடவடிக்கை உள்ளதா, எடுக்கப்படுகிறதா, அதன் விவரங்கள் தேவை. ओके, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में उपयुक्त सवाल पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं हमारे देश की आधी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है और हमारे किसानों के पास लैंड होल्डिंग काफी कम है। 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ के किसान, छोटे छोटे किसान, कई बार जब छोटे किसान को अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी तो उनके पास पैसा नहीं होता था। खाद के लिए, बीज के लिए, आदान के लिए 1000-2000 रुपया भी उनको ब्याज पे लेना पड़ता था। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने छोटे किसान के इस दर्द को पहचाना और उन्होंने तय किया कि ऐसे सभी किसानों के खाते में हर साल 3 किस्तों में 2000 रुपया डाले जाएंगे।
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों 24 फरवरी को इस योजना के 6 वर्ष पूरे हुए और लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बिहार के भागलपुर से डाली गई। प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प और था, माननीय सदस्य सही पूछा। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो बड़े मजबूर थे, कहते थे 1 रुपया भेजता हूं तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, हमने तय किया कि 2000 की 3 किस्त जाएगी तो पूरे 6000 रुपया ही पहुंचेगा। 1 पैसा कोई खा नहीं सकता इस योजना में। और इसलिए डीबीटी के माध्यम से सिंगल क्लिक से पूरी राशि किसानों के खाते में पहुंचती है। बीच में योजनाओं में कुछ शिकायत आई कि अपात्रों को भी राशि मिल रही है। तब 3 उपाय माननीय अध्यक्ष महोदय किए। एक लैंड सीडिंग का, आधार आधारित पेमेंट का और EKYC का, ताकि कोई अपात्र इस योजना का लाभ ना ले पाए। माननीय सदस्य पूछा तो मैं बताना चाहता हूं, हर पात्र किसान को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के लिए अभियान चलाते हैं। विकसित भारत अभियान के दौरान 1 करोड़ पात्र हितग्राही जोड़े गए। बाद में जब इस सरकार के 100 दिन पूरे हुए तब फिर हमने 25 लाख नए नाम जोड़े और स्वच्छता अभियान के दौरान भी लगभग 30 लाख नए नाम जोड़े गए। हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही जागरण के अभियान भी चलाते हैं। और आज भी मैं सभी राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हितग्राहियों की पहचान का प्राइमरी काम राज्य सरकारें करती है। अगर अब भी उनके राज्य में कोई पात्र हितग्राही शेष रह गया हो तो वो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए। एक भी पात्र किसान शेष नहीं बचेगा, सबके खाते में पैसे जाएंगे। और किसी पात्र को अगर पहले पैसे नहीं मिले हो और वो पात्र पाया जाएगा, EKYC के कारण, आधार सीडिंग के कारण, लैंड सीडिंग के कारण उसकी राशि बंद हुई होगी, तो हम पिछली सारी किस्तों का भी भुगतान करेंगे। ये मोदी की गारंटी है, गारंटी को पूरा करने की गारंटी। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। வணக்கம். விவசாயிகளின் பெரும்பாலும் தவணைகளை பெறுவதில் தாமதங்கள் எதிர்கொள்கின்றார்கள் அல்லது ஆன்லைன் கட்டண முறையில் சிக்கல் ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள். தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக பின்தங்கிய பகுதியில் PM கிஷான் திட்டத்தில் அதிகமாக விவசாயிகளை சேர்ப்பதற்கும் அதன் கவரேஜ் மேம்படுத்துவதற்கும் ஏதேனும் கூடுதல் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றீர்களா, பரிசீலனையில் உள்ளதா அல்லது செயல்படுத்தியிருக்கிறீர்களா என்று எனக்கு தெளிவு வேண்டும். ओके, एक तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके नाम जुड़े हैं भुगतान में कोई देरी नहीं हो रही। क्लिक करते हैं और पैसा 1 घंटे के अंदर खाते में तत्काल पहुंच जाता है। कोई पात्र हितग्राही अगर रह गया हो, पात्र किसान रह गया हो, तो मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर माननीय सदस्य के राज्य में तमिलनाडु में भी कोई पात्र किसान बचा हो, हम राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं वो पोर्टल में अपडेट करें, आवेदन ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर से उनका अपलोड कर दें, उनके नाम निश्चित तौर पर जोड़ दिए जाएंगे। अभी तमिलनाडु के पास ही जो मेरी जानकारी है, लगभग ऐसे 14,000 किसान हैं जिनको उनको छानबीन करनी तमिलनाडु की सरकार को, वो छानबीन करके भेज दे, सारे नाम जोड़ दिए जाएंगे। यहां से 1 दिन की देरी भी नहीं होगी, ये मैं उनको आश्वस्त करता हूं। और अगर वो चाहें तो तमिलनाडु के लिए हम एक और विशेष अभियान चला सकते हैं पात्र किसानों का नाम जोड़ने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वयं 2 बार तमिलनाडु गया। एक बार मैं तमिलनाडु गया कृषि विभाग के कामों से और एक बार गया मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा,
लेकिन दोनों बार ना तो वहां के रूरल डेवलपमेंट मंत्री मेरी बैठक में आए, ना वहां के कृषि मंत्री वहां की बैठक में आए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध लाभ देने के लिए, अभी मनरेगा की बात हुई थी तब भी 7,000 करोड़ 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए, आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई कोताही नहीं। और वैसे ही अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आए या मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चलाऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की, किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे। श्रीमती महिमा कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और मैं राजसमंद की जनता को नमस्कार बोलना चाहूंगी। मेरा कृषि मंत्री जी से सवाल है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री योजना से वंचित किसानों को ध्यान में रखते हुए कितनी बार संतृप्ति अभियान चलाती है? अभी निवेदन किया, पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ सभी किसानों को मिले, इसके लिए कई उपाय हमने किए। एक समर्पित पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, हम उसका ट्रैकिंग भी करते हैं। चेहरे की पहचान आधारित ई-केवाईसी जैसी सेवा ये पोर्टल प्रदान करता है, जिसे जून 2023 में शुरू किया गया। और दूर दराज के इलाके में किसान चेहरे के स्कैन के जरिए भी ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर है जहां पंजीकरण किसान करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 अभियान हमने अभी सभी पात्र किसानों को लाभ मिले इसके लिए चलाए हैं, और 14वां अभियान भी हम 15 अप्रैल से फिर चलाना प्रारंभ करेंगे, ताकि कोई पात्र किसान शेष ना रहे। एक एक किसान को पीएम किसान सम्मान का लाभ देने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं, और उनको हम लाभ देंगे। श्री जी कुमार नायक। My question number. Thank you, sir. In this very important program, for the benefit of the farmers, 2 things are most important, sir. आप पूछना चाहते हैं? पूछो। Sir, for this very important program, 2 things are most important, sir. Ownership of the land and the land records, sir. My question is, sir, how are the tenant farmers, sharecroppers and women farmers' interests are taken care of in this program? This is one, sir. Secondly, sir, as you know, in 2011 census, 144.3 million, that is 55% for agricultural laborers, only 45% were agriculturists, sir. As the agricultural irrigation facility is being provided, small and marginal farmers are becoming agricultural laborers. They are losing land, sir. How do we take care of the interests of the agricultural laborers? Will they be considered as farmers and included under this scheme, sir? Okay. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना उन किसानों के लिए जिनके पास लैंड होल्डिंग है, कितनी भी लैंड हो, जमीन उनके पास होना चाहिए, उनको इस योजना का लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 164, श्री भाऊ साहेब राजाराम वागचौरे। आप प्रश्न पूछे माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप पहले प्रश्न नंबर बोलें। 164। ये बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें। नहीं सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से
मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जो उत्तर उसने दिया गया है, उत्तर में जो बातें बताई है वो कुछ बातें तो सही है, और जो अकोले तालुका है जो पर्यटक के लिए और पवित्र स्थान है, लेकिन उसके लिए जो कनेक्टिविटी जो पुरानी जो आपने उत्तर में जो फिगर बनाया 138 किलोमीटर, लेकिन वो पुरानी बातें हो गई है। वो जो रोड बनाए गए पुराने वो जीर्ण हो गए हैं और नए रोड की लेकिन प्रस्ताव भी आपके दफ्तर में है। मैं चाहूंगा कि आदिवासी पर्यटन जो क्षेत्र है, जैसे देश के कश्मीर के प्रति समकक्ष है, इसका आपने ये रोड कनेक्टिविटी देने से यहाँ का बड़ी प्रगति हो सकती है और देश के सामने ये बड़ा कनेक्टिविटी आने के कारण पर्यटन क्षेत्र बढ़ जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को विनती करता हूं कि आप इस अकोले तालुका पर्यटन क्षेत्र में जिन गांवों में सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है, उसका केंद्रीय टीम से भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और जो पुरानी हो गई है उसको रिनोवेशन का भी प्रस्ताव कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि सड़कें राज्य का विषय होती है। ये प्रधानमंत्री सड़क के बारे में पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जैसे अपने क्षेत्रों के बारे में बताया कि हमारी सड़कें कई खराब हो गई हैं, तो राज्य का विषय ही है। और जहां तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के ऐसी भी एक योजना ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये एक वरदान था। जब हमारे नेता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस योजना को जब चालू किया था, तो उन्होंने ये उम्मीद किया था कि गांव के सुदूर इलाके में जहां सड़कें नहीं गई, वो पात्र बसावटों को उन्होंने इसमें चयनित करने का सपना देखा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में करीब 7,73,000 सड़कों का निर्माण हुआ, जिसमें 3,33,750 करोड़ रुपए का इसमें काम हुआ। आदरणीय सदस्य ने जो अपने क्षेत्र अकोला तालुका की सड़कों के बारे में बात किया है, मैं बताना चाहूंगा कि अकोले तालुका में करीब 175.20 किलोमीटर लंबाई की 36 PMSY सड़कें स्वीकृत की गई हैं। उनमें से करीब 138 किलोमीटर लंबाई की 32 सड़कें पूरी कर ली गई हैं। मैं अध्यक्ष जी से यह भी कहना चाहूंगा, जिस तरह वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताया है, हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना की वो बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में नहीं आती है। सर, नहीं आती है। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो फेज 4 जो नई योजना आई है, जिसमें हमने ये संकल्प लिया है कि 25,000 नए बस ऑटो को नए सिरे से हम सड़क बनाएंगे। माननीय सदस्य से भी और पूरे सदन से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमने ये संकल्प लिया है कि 25,000 नए बस ऑटो में जो भेज दें वो अपनी सड़कों को, जो भी पात्रता के आधार पर जो चयनित होने लायक होगी उसको कराकर हम लोग कराने का काम करेंगे। माननीय सदस्य मंत्री महोदय, इसके बारे में आपको कहूंगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के ये ट्राइबल एरिया है, और ये ट्राइबल एरिया के पूरा भाग जो है शिरडी काउंटी, ये पूरा भाग 15 सड़क योजना में आता है। उसके प्रस्ताव भी आपके कार्यालय में है। मैं आपके तो माध्यम से मंत्री महोदय से कहूंगा कि मैं जब मेरे शिरडी काउंटी में घूमता हूँ, आदरणीय चौहान साहब को पता है, वो शिरडी बाबा के बड़े भक्त हैं, तो मुझे हर गांव में पूछा जाता है कि आप मंत्री जी को बता देना अगली बार आएगा। तो हर वक्त गांव में जब जाता हूं तो गांव वाले मुझे पूछते हैं, हमें बस बाकी कुछ दो, हमें आप गांव के लिए रास्ता दीजिए। तो हर गांव में रास्ते की मांग है, और आपका एक प्रोग्राम है गांव कनेक्टिविटी का, तो मैं आपको बताऊंगा कि अनेक गांव है कि हमारे जुड़े नहीं दूसरे गांव के लिए, तो वो प्रोग्राम आपको ज्यादा से ज्यादा उसका निधि उपलब्ध करवा दीजिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब करवा दीजिए। ये विनती आपके सामने मैं रखता हूँ, और ये जल्दी से जल्दी करने के लिए भी धन की भी आवंटन करने माननीय मंत्री जी। हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा से मैं परिचित हुआ हूं। मैं उनको और उनके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना का चौथा चरण अभी प्रारंभ हो रहा है, और उसके लिए 2011 की जनसंख्या पर 2011 की जनसंख्या के आधार पर सामान्य गांव जिनकी 500 की आबादी है, ट्राइबल विलेज जिनकी आबादी 250 है, और विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 100 तक की आबादी के गांव को भी
हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में जोड़ेंगे। उसके लिए सर्वे का काम चल रहा है। मेरा माननीय सदस्य से और बाकी सभी माननीय सदस्यों से ये प्रार्थना है कि सर्वे के काम में अपने अपने क्षेत्रों में वहां के संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर वो रुचि लें। जो जो सड़क इस मापदंड में आएगी उन सबको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में ले लिया जाएगा। एन.के. प्रेमचंद्र जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Sir, out of the 72 centrally sponsored schemes, this is the only one scheme, PMGSY, by which the members of parliament are having little bit role in its implementation. Almost all the other schemes, the members of parliament are mere spectators. They have no role. My specific question to the Honorable Minister is, that is, you are consulting with the public representatives. There is a committee constituted as per the directions of the Government of India. That is a Disha committee. We are convening the Disha committee once in 3 months. We are properly conducting it. It is very useful. I would like to know from the Honorable Minister whether PMGSY is also reviewed in that meeting, but regarding the selection of the roads, as well as giving approval of the roads selected, whether the members of parliament, the Disha committee chaired by the members of parliament, will be given a specific role so that the involvement of the members of parliament will also be there in the selection of the roads, and active participation of the members of parliament will also be there. And the B part of my supplementary is, recently the government of India has changed the norms. So as far as the state of Kerala is concerned, now the new criteria is 500 meters of road, and roads should be mud roads. Only 10% of the roads will be tar road. Sir, as far as the state of Kerala is concerned, it is very difficult to find out the mud roads. So means the criteria and norms, when you form the criteria, it should be uniform and applicable to all the states. Thereby we are denying the legitimate right to have the selection of the roads as far as the state of Kerala is concerned. Will you kindly review the norms and criteria for the selection of the roads? These are the two supplementary questions I would like to ask. Thank you very much, Speaker. Sir, we all associate, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, दिशा समिति में माननीय संसद सदस्य शामिल होते हैं। हर 3 महीने में इसकी बैठक होती है। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वो बैठक में भाग लेकर ग्रामीण विकास की जितनी योजनाएं हैं उसकी गहराई से समीक्षा करें। उनमें अगर कहीं कमी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर अवगत भी कराएं। उनकी भूमिका माननीय अध्यक्ष महोदय दिशा समिति के माध्यम से निर्धारित करने की कोशिश की है, और दिशा समिति क्रियान्वयन की समीक्षा करती है। चयन में दिशा समिति की भूमिका नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में माननीय संसद सदस्यों की अनुशंसा राय को वरीयता दी जाती है, उनकी अनुशंसा ली जाती है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो माननीय संसद सदस्यों से राय ले, और राय लेकर जो सड़क मापदंड में आती है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के हर चरण में कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जो मापदंड में आती है वो संसद सदस्य की अनुशंसा पर वो सड़क ली जा सकती। कोई मापदंड में ही नहीं आएगी तो दिक्कत हो सकती है। दोबारा एक पत्र लिख देना कि जो मापदंड में आती है उसकी अनुशंसा सांसदों से ले। मैं दोबारा पत्र भी लिख दूंगा, मैं समीक्षा भी कर लूंगा, और इसको सुनिश्चित करेंगे कि मापदंड में आने वाली सड़क में माननीय संसद सदस्य की अनुशंसा मानी जाए। क्वेश्चन नंबर 165, डॉक्टर कल्याण वैजनाथ राव काले। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 165, माननीय मंत्री, प्रश्न क्रमांक 165। माननीय सदस्य प्लीज प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगन पेंशन योजना के तहत जो लाभार्थी हमारे भारतवर्ष में पेंशन देने का काम करते हैं, और हम उसकी समीक्षा करने के लिए मैंने कुछ सवाल हमारे मंत्री जी से किए हैं। उस सवाल का जवाब तो उन्होंने लिखित स्वरूप में दिया है,
लेकिन उसमें अध्यक्ष महोदय मुझे संरक्षण दीजिए। अध्यक्ष महोदय प्लीज प्रोटेक्शन टू मी। अध्यक्ष माननीय महोदय सदस्य, मैं एक मिनट प्लीज बैठिए एक मिनट बैठिए। मैं माननीय सदस्यों आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल के अंदर बीच में न उठा करें, ठीक है? कभी नहीं उठा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जो विकलांगों को इंदिरा गांधी जी के नाम पर जो पेंशन दी जाती है, वो पेंशन के लाभार्थी, जैसे अभी उन्होंने बताया कि 81 लाख लाभार्थी हमारे देश के अंदर है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि प्रमाण पत्र सही नहीं होने की वजह से या उनकी कुछ किल्लत होने की वजह से डॉक्यूमेंट की उनसे हटा दिया गया है, उसकी संख्या कितनी है? ये तो मेरा पहला सवाल है। आप पहले दूसरा सप्लीमेंट्री के टाइम पूछ लेना। बेटा ओके, थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, ये विषय संविधान की समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची के संबंधित है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर से सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। माननीय सदन जो पूछा है, इस पर अभी कोई विचार नहीं है। ऑनरेबल मेंबर, ये पूछा कितनी संख्या है जिसको लिस्ट में से हटा दिया गया है कुछ कारणों की वजह से, उसकी संख्या उन्होंने बताई नहीं। है आपके पास संख्या? नहीं अध्यक्ष महोदय, बड़ा अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है। माननीय प्रश्न अच्छा पूछा, आप जवाब दे दो। मैं इनसे इनको मैं बुलाता हूं कि ऑफिस में आए। ऑफिस में क्यों? ऑफिस में आए, चाय पिए जवाब दो और पूरा डिटेल उनको प्रश्न रूप से डिटेल तो जवाब उपलब्ध करा दूंगा। ये ऑफिस में जवाब देने का सिस्टम नहीं है, यहाँ का जवाब यहीं दिया करो, ठीक है ना? ऑफिस में बुलाने के बाद अलग से बात करा करो। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन, आपका सप्लीमेंट्री। हाँ, ये विकलांगों को हर साल उनका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। मैं ये कहूंगा कि ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि जो 80% के अबव जो विकलांग है उनको अपलोड करने की काम ना पड़े, हर साल अलग अलग बात करें। उसकी वजह से जो लोगों हटा दिया गया है उसको सिर्फ फिर शामिल करेंगे जो गलत तरीके से हटा गया। माननीय मंत्री जी, शिवराज जी आप बता दें सर, हर साल अपनी एक मिनट शिवराज जी बता देंगे। वो मुख्यमंत्री रहे, सब जानते हैं कैसे ठीक करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब 80% से ज्यादा जो दिव्यांग हैं उनके ₹300 per month, which is sanctioned under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, is insufficient to meet even the basic needs. Is the government considering an increase in the pension amount to ensure financial security for persons with disability? And is the government ready to increase the threshold up to 40%? Currently 80% disability is covered. Is the government planning to increase the disability up to 40%? Thank you, Speaker, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अलग अलग राज्य अपने अपने राज्यों में इस पेंशन में टॉप अप करके अधिक राशि देते हैं। राज्यों को यह अधिकार है कि वो चाहे तो टॉप अप कर सकते हैं। भारत सरकार के स्तर पर अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। श्रीमती कनिमोजी। Sir, under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, like the member had also raised, that only 300 rupees is being given, and most of it is being covered by the state governments, because the money which the union government gives is, hardly covers any expenses for the people who are disabled. So please, we request you to increase the amount and increase your share of what you give for the disabled people of this country. Thank you. पहले जवाब दे चुका हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। 166 डॉक्टर राजेश मिश्रा। 166। माननीय मंत्री जी, कृषि और आप भी मंत्री हो। माननीय मंत्री जी। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। समय इतना ही है, आपके पास सवाल पूछना जल्दी।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न लाभकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी उस समय पर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बहुत बढ़ा है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। और आज मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को क्या फायदा हुआ है, साथ ही पिछले दशक में मृदा की उर्वरता और कृषि उत्पादकता में इससे किस प्रकार सुधार हुआ है। आपका समय नहीं है, कम 12 बजने वाली है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, मंत्री जी का जवाब सुन लो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक विजनरी लीडर वो होता है जो केवल आज की नहीं कल की भी सोचता है, आने वाली पीढ़ियों की भी सोचता है, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ऐसे विजनरी लीडर हैं। उन्होंने खाद के असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग के कारण और बिना ये देखे कि जमीन में कौन कौन से तत्व है, किसान खाद डालता है, जब पता ही नहीं रहता कि जमीन में किस पोषक तत्व की जरूरत है और खाद डालता है तो कई बार पैसा भी ज्यादा खर्च होता है और कई बार उसके कारण नुकसान भी होता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, जैसे इंसान की हेल्थ का परीक्षण करके उसको किस तरह के दवा की जरूरत है वो दवा हम देते हैं, वैसे मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है ये देख के फिर अगर हम खाद देंगे, फर्टिलाइजर देंगे और कोई पोषक तत्व देंगे तो वो उत्पादन को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और उनके खर्चों में भी कटौती होगी, क्योंकि अनावश्यक खाद डालने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना उन्होंने बनाई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इसके कारण किसानों की लागत घट रही है और 5 से लेकर 7% तक उत्पादकता बढ़ रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अनावश्यक रूप से खाद डालने के कारण जो दुष्प्रभाव शरीर पर होते थे वो भी कम हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस योजना के लिए अभिनंदन करता हूं। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के द्वारा कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। नाम मैंने श्री शफी परिमल, श्री सप्तगिरी उल्का, मलविंदर सिंह कंग, मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर, गौरव गोगोई और वेणुगोपाल जी, इसलिए चाहते मेरा नाम आए वेणुगोपाल जी, आपका ही नाम है आज। श्रीमती कनिमोजी, दुरई वाइको, सौगत राय जी, धर्मेंद्र यादव जी, टीबी डंजी, एस वेंकटेश्वर, बेनी बहनन, के सुरेश, राजेश रंजन। डॉक्टर प्रोफेसर बीमार हो सौगत राय जी, लेकिन स्थगन जरूर देंगे, ये इनकी निष्ठा है संसद के प्रति। माननीय सदस्यगण, नहीं, मैंने चिंता व्यक्त की आपकी कल और आप बिल्कुल स्वस्थ हो। हाँ, माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं प्रदान की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद जी। Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 3 श्री रामनाथ ठाकुर। मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय। मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री भागीरथ चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री महासचिव।
Sir, I have to report that Rajya Sabha has returned the Railways Amendment Bill 2024 as passed by Lok Sabha with amendments. Sir, I lay on the table the Railways Amendment Bill 2024 as passed by Lok Sabha and returned by Rajya Sabha with amendments. माननीय सदस्यगण, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 10 मार्च 2025 को सभा में प्रस्तुत अपने पहले प्रतिवेदन में सिफारिश की है। प्रतिवेदन में उल्लेखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए, अनुपस्थिति की अवधि को माफ किया जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? आइटम नंबर 8, डॉक्टर निशिकांत दुबे। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के समक्ष यथासूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का 6ठा और 7वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 9, डॉक्टर निशिकांत दुबे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 में मेरे नाम के समक्ष यथासूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के 53वें और 55वें में की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10, रकीबुल हुसैन। Honorable Speaker, sir, I rise to present the 3rd, 4th and 5th reports of the Standing Committee on Water Resources as listed against my name in today's list of business. Item number 11, Shri Jitin Prasad. Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the following statement. The status of implementation of report, recommendation contained in the 187th report of Standing Committee on Commerce, comprehensive strategy to map major products and countries to maximize exports and minimize imports pertaining to the Ministry of Commerce and Industry. Item number 12, Shri Kiran Rijiju ji. महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा 10 मार्च 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 7वें प्रतिवेदन से सहमत है। प्रश्न ये कि सभा 10 मार्च 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 7वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहे हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहे हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। आइटम नंबर 13, श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीजा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। श्री मनीष तिवारी। Thank you, Mr. Speaker, sir. Under Rule 72(2) of the Rules of Business of the Lok Sabha, I rise to oppose the Immigration and Foreigners Bill. Mr. Speaker, sir, Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha contemplates two situations. One is opposition to a bill simpliciter, and two, opposition to a bill on grounds of legislative competence. Beyond the 7th schedule of the Constitution of India, there lies Part 3 of the Constitution. Part 3 of the Constitution codifies the fundamental rights which are available
to every person / every citizen of India. This bill is in violation of those fundamental rights on multiple counts. And with your permission, allow me to enumerate those violations of fundamental rights. Clause 3(1), through its first proviso, grants omnibus powers to the Union government to restrict the entry of any foreigner into India ostensibly on grounds of national security, sovereignty, integrity, relations with a foreign state, public health, or any other reasons as may be specified by the central government. The second proviso to clause 3(1) fails to provide an appeal mechanism against the decision of the immigration officer which violates fundamental rights, which violates the fundamental canons of natural justice and jurisprudence. Furthermore, the first proviso of clause 3(1) vests absolute discretion in the government to prohibit the entry of any foreign national, including persons of Indian origin. This provision has the potential to be misused if any government of the day feels that the political views or ideological beliefs of any individual or consensuous dissenter are not conformist in nature with the disposition of the current establishment. This constitutes a clear violation of Article 14 of the Constitution, which guarantees equality before law and equal protection of the laws to any person, a term that explicitly encompasses foreigners also. अध्यक्ष जी 2-3 और चीजें हैं जो बुनियादी अधिकारों का हनन करती हैं और इसलिए मैं संक्षेप में, अगर आप अनुमति दें, 2-3 चीजें और हैं, मैं उसका उल्लेख कर देता हूं। Clause 14 empowers the Union government to order the closure of any premises either entirely or for specified periods merely on the grounds that it is frequented by a foreigner. Now this is violation of Article 19(1)(g) of the Constitution. Clause 10. आप रूल्स के तहत 74 रूल के तहत ही विषय उठाओ ना। अध्यक्ष जी जब भी इस सदन में कोई भी विधेयक लाया जाता है, वो विधेयक संविधान के तो अनुसार होना चाहिए। मैं तो सिर्फ उन चीजों का उल्लेख कर रहा हूं जो संविधान की पालना नहीं कर रही है। मैं सिर्फ आखिरी एक बात कहना चाहता हूं। इसमें 10वां क्लॉज है, क्लॉज 10, जो ये कहता है कि every hospital, nursing home or medical institution should furnish information regarding any foreigner admitted for treatment along with the details of the attendants. This runs counter to the established principles of medical ethics and violates international commitments, including Article 6 of the International Covenant of Civil and Political Rights and Article 21 of the Constitution of India. My submission, Mr. Speaker, sir, is either this bill should be withdrawn or this should be referred to a joint parliamentary committee for very careful consideration, because it violates multiple articles of the fundamental rights under the Constitution of India. आप जो विषय पर कर रहे हैं ना, वो विषय सीमित दायरा है। ऐसे वकील एडवोकेट सब जानते हैं। अब कई बार मैं इस नियम की प्रक्रिया आपको बता चुका हूं। मेरा प्रयास होना चाहिए कि हम नियम प्रक्रिया के तहत ही। प्रोफेसर साहब, स्वागत राय जी, आपको कुछ बोलना है? Something very important, that under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I beg to oppose the Immigration and Foreigners Bill 2025. Now I point out to you a peculiar matter which has been caused by the truancy of the Home Minister. Because earlier the bill was listed to be introduced on 12/2/25. It was printed. I gave opposition to its introduction. The minister did not come, the bill was not introduced. Today again the bill is listed to be introduced. Today the Home Minister is not there. What is it? Is the Home Minister trying to avoid? गृह राज्य मंत्री है ना? क्या हुआ? एक मिनट आप छोड़ो।
गृह राज्य मंत्री और सबका राज्य मंत्री को भी इतना अधिकार क्यों नहीं आया आप लोग? हाँ, let me read my objection. Sir, I beg to oppose the introduction of the Immigration and Foreigners Bill. There is already 4 acts regarding entry and exit of foreigners in the country. They have served their purpose so far, and a new law appears superfluous in their place. I object to the new laws especially with regard to obligation of universities as well as hospital, nursing home or any other medical institutes admitting any foreigner. This will restrict inflow of talent and know-how in the country in the fields of academic and medical science. Sir, I also like to mention that the intention of the bill is to abolish the laws. It proposes stringent fines and present terms of illegal entry, overstaying, document fraud. While the government speaks on decriminalizing the law, decriminalizing laws in general, the proposed legislation will make more stringent in case of foreigners. Bureaucrats and bureaucratic interference will make any foreigner stay in India difficult. We should encourage foreigners to अध्यक्ष महोदय, enter our. 2 माननीय सदस्य कुछ शंका और कुछ सवाल उठाए हैं, लेकिन पहले मैं सुन लिया पूरा। नहीं, आप कहिए तो जो बोले हैं मैं दोहरा दूं, तो मैंने पूरा का पूरा सुना है। आप आपस में डिबेट मत करा करें महोदय। मेरा एक कहना है माननीय मनीष तिवारी जी, उन्होंने विधायी क्षमता पर सवाल उठाया। आपने उठाए हैं, बिल्कुल नहीं। विधायी क्षमता पे सवाल उठाने का रूल है, पर वो रूल्स के तहत नहीं बोले। यूं बोलो। और उन्होंने कहा है कि आप प्रवास और विदेशी विधेयक 2025 सदन की क्षमता के अंतर्गत नहीं आता है। मैं कह रहा हूं, उन्होंने उठाया सवाल सर, और तब मैं जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल क्षमता के अंतर्गत है। भारत के इस सम्मानित सदन की क्षमता पर, अधिकार पर और कोई शंका और कोई सवाल नहीं केंद्रीय सूची में आता है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। वही मैं आगे बोल रहा हूं महोदय। यह विषय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची 1 में क्रमांक संख्या 19 भारत में प्रवेश तथा भारत में प्रवास और निष्कासन, पासपोर्ट और वीजा के अंतर्गत आता है। ऐसे इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग डिबेट के समय में करेंगे। इन्होंने मौलिक अधिकारों पर भी कुछ बातें की हैं और अपील के प्रावधानों पर भी इन्होंने कुछ कहा है। महोदय, देश के अंतर्गत किसी भी विदेशी के प्रवेश या प्रस्थान की अनुमति देना सरकार का संप्रभु कार्य है। यह प्रावधान देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दुनिया में कोई भी देश किसी विदेशी को प्रवेश या प्रस्थान से इनकार करने के पहले सुनवाई पर भी, अपील पर भी उन्होंने कहा है, कोई सुनवाई का अवसर नहीं देता है। यह कार्य हर देश में इमिग्रेशन ऑफिसर्स ही महोदय करते हैं। महोदय, भारत आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है। पर्यटक यहाँ ज्यादा से ज्यादा आए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है, सुविधाएं भी दे रही है। लेकिन महोदय, देश की उन्नति, देश की संप्रभुता, शांति और देश के विभिन्न विषयों का ख्याल रखना भी सरकार की प्राथमिकता में है और जिम्मेवारी भी है। महोदय, हम किसी को रोकने के लिए नहीं ला रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ जो आए, लेकिन भारत के इमिग्रेशन का जो कानून है उस कानून का अनुपालना वह जरूर करे। यह भारत सरकार जरूर चाहती है। विशेष रूप से हम उसकी चर्चा करेंगे, डिस्कशन के। दादा कहे
कि यहाँ और उन्होंने मनीष जी ने कॉज 14 के प्रावधान के संबंध में कहा है। कॉज 14 के प्रावधान वर्तमान में भी मौजूद है, ये नए प्रावधान नहीं है और विदेशियों के अप्रवासन के लिए आवश्यक है। इससे विदेशी पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी, ना कि किसी संस्था को बंद किया जाएगा। और कुछ अपने शौकत दादा भी सवाल उठाए हैं, लेकिन मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि वर्तमान में भी प्रत्येक हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थाओं को विदेशियों के बारे में सूचना प्रदान करना अनिवार्य है। इस सूचना से विदेशियों का देश में रहना, रुकना और प्रस्थान एक रेगुलेशन व्यवस्थित करता है। यह एक आवश्यक प्रावधान है। यह प्रावधान वर्तमान में ऑर्डर के रूप में है महोदय। सरकार इसको मेन एक्ट में ला रही है। महोदय, मैं 2-3 मिनट समय जरूर चाहूंगा आपसे महोदय, क्योंकि जो आया है उसके जो विधेयक है उसकी आवश्यकता क्यों है, इस पे हम थोड़ा 2-3 मिनट का प्रकाश डालना जरूर चाहेंगे। महोदय, आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 में मौजूदा 4 अधिनियमों अर्थात पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और आप्रवास अधिनियम 2000 को निरस्त करके आप्रवास और विदेशियों विषयक मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक कानून का प्रस्ताव किया गया है, जो आवश्यक है। 4 अधिनियमों में से महोदय 3 अधिनियम संविधान पूर्व अवधि के हैं। इसमें से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के असाधारण समय के दौरान लाया गया था। चारों अधिनियमों में उद्देश्यों की एक अंतर्निहित निरंतरता और समानता के साथ कुछ दोहराव और ओवरलैप है, इसलिए भी यह विधेयक लाया गया है। मोदी सरकार संविधान पूर्व अवधि के कानूनों की समीक्षा कर रही है। यह विधेयक इस दिशा में एक कदम है, जो संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक कानून विदेशियों पर लागू विभिन्न उपबंधों में जैविक एकता को लाएगा। महोदय, इस विधेयक में मौजूदा 4 अधिनियमों के उपबंधों, जिन्हें अभी भी आवश्यक माना गया है, को अपनाया गया है ताकि कुछ उपबंधों में अस्पष्टता को दूर किया जा सके, आर्थिक प्रगति और विकास के संदर्भ में परिचालन आवश्यकताओं और वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और अनुपालन बोझ को भी कम किया जा सके। आप प्रवास कार्यों तथा उसकी एजेंसियों और पदाधिकारियों को सांविधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए आप प्रवास चौकियों, आप प्रवास कार्यों, आप प्रवास अधिकारियों, आप प्रवास ब्यूरो आदि से संबंधित विशिष्ट उपबंधों को विधेयक में शामिल किया गया है। विधेयक में अपराधों की कंपाउंडिंग हेतु एक विशिष्ट नए उपबंध का भी प्रावधान है। विधेयक में के उपबंधों से विदेशी और आप्रवास कानून विधिक संबंध का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होने की महोदय उम्मीद है। अतः मैं इस सम्मानित सदन से आग्रह करता हूं कि आप इस को पारित करें और अभी मैं सम्मानित सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं। पूरे स्थापित पारित नहीं करना आज। नहीं, आज पारित करने नहीं है सर, हम आगे की बात कर रहे हैं। अभी मैंने प्रस्तुत और क्या है, हम बोले हैं सर, प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक को पुरस्थापित करें। अविलंब लोकमत के विषयों को उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वह 1 मिनट 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करें। डॉक्टर रिक्की A.J. सिंकोन,